चलिए आज के टॉप बजर्स की बात करते हैं, कौन स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज सबसे ज्यादा एक्शन में है। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट वैशाली पारेख जुड़ रही है। हाय वैशाली, सबसे पहले तो बैंकिंग स्पेस पर ही फोकस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक अनदर डे जब अच्छा खासा दबाव, क्या लगता है क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? क्या अभी आपको लगता है बेच कर ही मुनाफा होगा बैंकिंग, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में? एक्चुअली पीएसयू बैंक्स काफी पीटे हुए हैं और पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट पे तो आ रहा है, अभी 80 का एक जो सपोर्ट है, तो मे बी यहाँ से बाउंस जरूर आ सकता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सिनेरियो अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आई डोंट थिंक अभी एंट्री मारनी चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ आपको बता दें कुछ बैंकों के नतीजे जो अभी हाल में आए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रॉस एनपीए 31.5% ऊपर गया है और नेट एनपीए 38.4% तिमाही दर तिमाही बढ़ा है। इलाहाबाद बैंक नेट एनपीए 17.5% से ज्यादा बढ़ा है। प्रोविजनिंग 72% बढ़ाई है उन्होंने। ग्रॉस एनपीए 23% बढ़ा है। तो जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है और इसीलिए जिन बैंकों के नतीजे अभी बाकी हैं उनमें आप अच्छा खासा प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ केन इंडिया पर नजर रखें। कल जिस तरह से दबाव देखा कच्चे तेल ने, उसका सीधा असर केन इंडिया पे पड़ रहा है, करीब 5.5-5.25% नीचे। वैशाली, केन इंडिया में क्या करें? अब भी कच्चे तेल के लिए कोई बड़ा पॉजिटिव आने की संभावना कम दिखाई दे रही है और ग्लोबल ग्रोथ का डर और ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन का डर और बढ़ता जा रहा है। क्या करना चाहिए इस वक्त केन इंडिया में? केन इंडिया का भी जो चाल अभी देख रहे हैं वो काफी वीक है, तो आई थिंक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए 112 की डाउनसाइड लेवल्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, आशियाना हाउसिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स के जरिए या किसी अदर डेट सिक्योरिटी के जरिए वो करीब 100 करोड़ जुटाना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा प्रेशर में आया है, ऑलमोस्ट 10-11% नीचे है। आशियाना हाउसिंग में क्या चल रहा है? बहुत प्रेशर, क्या करना चाहिए स्टॉक में? आई थिंक इवन अगर ये स्टॉक में रैली आए तो ओवरऑल ये चार्ट भी काफी वीक हो चुका है, तो मे बी बाउंस बैक हुआ या कुछ तो 150 लेवल्स तक ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ये काफी वीक है, तो 120-110 की डाउनसाइड टारगेट्स काफी अचीवेबल लग रहे हैं। ओके, कुछ मिड कैप स्टॉक्स की और बात करते हैं। इरोस इंटरनेशनल करीब 8% नीचे है। नतीजे निकल कर आए, नतीजा में मुनाफा 65% घटा है। कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात कर रहे हैं और अगर आप आय भी देखें तो वहां पर भी करीब 32% का प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन प्रेशर में आए हैं, जहां पहले वो 30% का मार्जिन उन्होंने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में पेश किया था, इस बार वो 20% पर निकल कर आया है। वैशाली, आपने इरोस का चार्ट देखा है, क्या करें स्टॉक में? इरोस ऑल्सो काफी वीक ही चल रहा है। फिलहाल मार्केट का वातावरण ही ऐसा है कि पूरे स्टॉक्स मिड कैप स्पेशली काफी पीटे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स के, तो ओवरऑल बायस काफी वीक है। इरोस इंटरनेशनल स्पेसिफिक बात करें तो 200 के ऊपर ही थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी जाएगी, तब तक के लिए आई थिंक करेक्शन काफी जारी रहेगा और मे बी 167 लेवल्स की तरफ जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि इतने ज्यादा लाल निशान वाले स्टॉक्स पे हम चर्चा कर चुके हैं, एक आध स्टॉक जो कि पॉजिटिव में है उन पर नजर डाल लेते हैं। अपोलो टायर्स 8% का पॉजिटिव मूव यहां पर, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। करीब 51% उनका मुनाफा बढ़ा है। टोटल इनकम जरूर थोड़ी कम हुई है, 3.5% टोटल इनकम कम हुई है, लेकिन मुनाफे को थोड़ी मदद यहां पर मार्जिन से मिली है। बिट्टा लेवल पर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपको दिखाई देगा करीब 17.2% पर निकल कर आई है और वो बढ़कर आई है। पिछले साल इसी तिमाही में 16.2% पर थी, तो करीब 1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त मार्जिन में निकल कर आई है। अपोलो टायर्स इस आज के खराब बाजार में एक ग्रीन लाइट दिखा रहा है। क्या यहां पर बाइंग कर सकते हैं इन लेवल्स पे? और इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाकी जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पर भी बेहतर कारोबार हो रहा है। क्या आपको कुछ पसंद है जहां पर बाइंग की जा सकती है? एक्चुअली टायर स्टॉक्स ओवरऑल, जैसे कि आपने कहा, सीएट देखिए या अपोलो टायर्स आज सबसे पॉजिटिव रहे हैं, तो अपोलो टायर्स ऑलरेडी 9% अप हो चुका है, तो आई थिंक ये लेवल पे बाय करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जिन्होंने बाय किया हो तो मे बी टारगेट 150-152 के आसपास एक बार बुक कर लीजिए।
ओके और एविएशन स्टॉक्स अगेन एक ऐसा पॉकेट जहां पर आपको हरा निशान दिखाई दे रहा है। जेट एयरवेज 3% ऊपर है, स्पाइस जेट भी बेहतर कारोबार देख रहा है। जेट एयरवेज में खबर यह है कि वो बोइंग 777 जो उनके वाइड बॉडीड जो उनके एयरक्राफ्ट हैं उनको वापस लॉन्ग हॉल में डिप्लॉय कर सकते हैं और इस वजह से आप यहाँ पर एक और इंटरेस्ट देख रहे हैं। ऑब्वियसली उनको जो कच्चे तेल में दबाव है उसका फायदा मिल रहा है। वैशाली क्या करें जेट एयरवेज में? जेट एयरवेज भी काफी स्ट्रांग चल रहा है और ऑलरेडी ट्रेंडिंग मोड में है, तो आइडियल बाइंग लेवल रहेगा 560 550 के आसपास। और अगर जिन्होंने लिया है तो ऑलरेडी वेट फॉर 600 620 रुपीज। ओके आपको बता दें कुछ और नैरो बॉडीड प्लेन्स वो लीज पर लेना चाहते हैं, उनको मोस्ट लाइकली वो डोमेस्टिक या फिर छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। और वाइड बॉडीड उनके पास जो बोइंग 777 प्लेन्स हैं जब वो वापस आएंगे तो वो उनको लॉन्ग हॉल रूट्स के लिए यूज करने का वो प्लान बना रहे हैं। तो अपने प्लेन्स की रीस्ट्रक्चरिंग, अपने प्लेन्स के डिप्लॉयमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग वो कर रहे हैं और इसकी वजह से भी थोड़ा फायदा जेट एयरवेज को मिलता हुआ। बट आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो कि बेहतर कारोबार देख रहे हैं जहां पर पॉजिटिव है। नेगेटिव पर वापस जाएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट 7.5% का प्रेशर, बिग ड्रॉप है यहां पर प्री सेल्स। अगर आप वाई देखें रेवेन्यू 72% नीचे आया है, मुनाफा 78% नीचे आकर 63.6 करोड़ पर। प्रेस्टीज एस्टेट उन रियल एस्टेट कंपनीज में से है जहां पर फंडामेंटल एनालिस्ट भी काफी दिनों से पॉजिटिव रहे हैं। जब सारे बाजार में रियल एस्टेट से लोग हाथ खींच रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर्स में लोग फिर भी मान रहे थे कि बेहतर कारोबार होगा, लेकिन रिजल्ट्स इस वक्त काफी कमजोर आते हुए। वैशाली क्या करना चाहिए? प्रेस्टीज भी सेल ही रहेगा आई थिंक, और 10 रुपीज की डाउन साइड रहेगी 148 लेवल्स तक। ओके और सुजलॉन 5.5% का प्रेशर। लास्ट मंथ से लेकर अब तक स्टॉक ने 33% गवा दिए हैं, यानी कि 1/3 नुकसान यहां पर। अगर किसी ने लास्ट महीने खरीदा था तो वो 1/3 उसकी जो पूंजी है वो हो चुकी है। क्या करना चाहिए इस वक्त? एक्चुअली सुजलॉन ऑल्सो अब तक मुझे कभी भी तेजी दिखी ही नहीं है। ये स्टॉक 23 के ऊपर ही स्ट्रेंथ में आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये वीक, अगर मार्केट वीक रही तो ये 12 या 10 तक भी करेक्ट कर सकता है। एंड वैशाली सॉरी बट एक और पॉकेट जहां पर हम आज बाइंग देख रहे हैं वो है आईटी स्पेस। HCL टेक अप है करीब 2%, इन्फोसिस में करीब 1.5% की बढ़त है। आईटी इंडेक्स पर क्या व्यू है और इन्फोसिस और HCL टेक इन दोनों पर क्या राय है आपकी? एक्चुअली इन्फोसिस सबसे स्ट्रांग, इन्फोसिस और रिलायंस फिलहाल जो स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं पूरे निफ्टी इंडेक्स में। और इन्फोसिस अभी तक तो ट्रेंडिंग मोड में रहा, लेकिन अगर जैसे कि निफ्टी ने 52 वीक लो बनाया है और अगर और डाउन साइड जाए तो इन्फोसिस थोड़ा करेक्ट हो सकता है। बट फॉर नाउ आई विल से दैट 1150 के स्टॉप लॉस से ये 1050 के स्टॉप लॉस से ये बने रहे, मे बी 1150 1200 इन बेटर मार्केट टारगेट्स मिल जाएंगे। ओके वैशाली आप बने रहिए हमारे साथ। देना बैंक किसी भी लिहाज से कोई रिस्पाइट नहीं और स्टॉक भी अच्छा खासा प्रेशर देख रहा है। 10% के आसपास का दबाव ये देख चुका है, इस वक्त 9.25% से कुछ कम नीचे। क्या करें स्टॉक पे? कुछ आपको बेस बनता दिख रहा है क्या? आई थिंक 24, मैं वही देख रही थी, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट सब वीक हो चुके हैं और एवरी टाइम ये नया लो बना रहा है। बट मेरे ख्याल से 24 लेवल्स पे एक सपोर्ट आना चाहिए, वहां पे एक नजर देके मे बी थोड़ा बाउंस बैक के लिए बाय कर सकते हैं। ओके वैशाली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा